नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज की खास पेशकश और हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं मिथिलेश तिवारी जी। मिथिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद आपको। मिथिलेश जी, कहते हैं जो सवाल पूछते हैं वो बेहद जिज्ञासु होते हैं, जागरूक होते हैं, और आपने तो सवाल पूछने में रिकॉर्ड कायम किया है। बीते सत्र में आप सदन में सवाल पूछने में नंबर 1 रहे हैं। क्या वजह रही कि आपके पास इतने सवाल रहे और उन सवालों का क्या प्रतिफल मिला? इससे हम शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए, मैं विधायक बाद में हूँ, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन का सिपाही हूँ जी। और इसके नाते मेरा घूमना पूरे बिहार में होता है। मैं प्रवास पे पूरे बिहार में जाता हूँ। जब असेंबली सेशन का ऑन हुआ, डेट आई, तो मेरे पास बिहार भर से वैसे वैसे मुद्दे लोगों ने ला के दिए और उसको मैंने स्टडी करके, और विधानसभा में चूँकि एक दिन एक विधायक 2 ही प्रश्न पूछ सकते हैं जी। तो हमने उसके लिए प्रयास जारी किया। हमने उन प्रश्नों को ज़्यादा तवज्जो दिया जो हमारे क्षेत्र को भी एड्रेस करते हों और बिहार स्टेट को भी एड्रेस करते हों और जो समसामयिक हों। एकदम पूरी तरह से बिहार की आम जनता को एड्रेस करने वाले प्रश्न हमने पूछे। चूँकि हमारी सरकार है और हमारी सरकार जितना अच्छा काम करेगी उतना उसका लाभ बिहार की जनता को भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। इसलिए हम अपनी सरकार को उन तमाम ज्वलंत मुद्दों की ओर खींच कर ले गए प्रश्न के माध्यम से, जिसका समाधान बहुत ज़रूरी था। और यही कारण है कि आज जब विधानसभा की रैंकिंग आई तो उसमें मुझे प्रथम स्थान मिला और ये मेरे लिए गर्व का विषय है और बिहार वासियों के लिए भी गर्व का विषय है कि मैं एक रूरल कंस्टिट्यूंसी से जीत के आता हूँ, दूसरी बार जीता हूँ और मैंने पूरे बिहार वासियों को एड्रेस करने का काम किया है। क्योंकि हम विधायक एक क्षेत्र से होते हैं, लेकिन जब विधानसभा में आते हैं तो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमने पूरे राज्य का विषय को लिया और अल्पसूचित प्रश्न, उसके लिए 20 मिनट तय रहता है विधानसभा में जी। और उसमें वही प्रश्न स्वीकृत होते हैं जिनकी प्रासंगिकता होती है। बिल्कुल। तो स्वाभाविक है कि प्रश्न पूछने में भी थोड़ा तकनीकी रूप से व्यक्ति को थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है और ये हम लोगों को मालूम हो गया है काम करते करते कि क्या पूछना क्या नहीं पूछना, कौन सा स्वीकृत होगा कौन अस्वीकृत होगा, और ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के करते हैं तो परिणाम अच्छे आते हैं और परिणाम अच्छे आए। उन प्रश्नों का क्या प्रतिफल जनता को मिला जो आपके विशेष रूप से? देखिए, मेरी एक आदत है, मैं सबसे ज़्यादा ऑफिसर से मिलने वाला एमएलए हूँ। मैं सचिवालय में बिरले कोई प्रधान सचिव होंगे जिनके पास मैं चाय पीने नहीं जाता हूँ। मेरा चाय पीने का मकसद यही होता है कि जो चीज़ हमने लेटर लिख के सरकार में दिया या जो हमने क्वेश्चन किया वो चीज़ें अगर समाधान नहीं होगी तो करने का कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा मैं फॉलोअप ठीक से लेता हूँ हर चीज़ों का और उसके कारण हम अपने क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट लोगों को दे पाते हैं। मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि हमने बिहार की सुरक्षा, देश की सुरक्षा से भी संबंधित सवाल पूछा। हमने नौजवानों से भी संबंधित, हमने महिलाओं से भी संबंधित, हमने ग्रामीण इलाके के लिए भी, शहरी इलाके के लिए भी, हमने गंगा स्वच्छता को लेकर के भी और हर प्रकार के विषयों को लेकर के, और हमने इस बार सवाल पूछे। 19 दिन विधानसभा चला और उसमें सर्वाधिक प्रश्न मेरे आए। कुछ प्रश्न मेरे थे जिसमें हमने परफॉर्म किया और कुछ प्रश्न दूसरे माननीय सदस्यों के थे जिसमें भी मैं खड़ा होकर के और हमने अपना पूरक दिया और ये सारी रैंकिंग को मिला करके और मुझे विधानसभा की ओर से इस बार नंबर 1 विधायक का ये स्थान मिला है। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारे बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी को और बैकुंठपुर की महान जनता को इसका श्रेय दूंगा जिन्होंने मुझे अवसर दिया और हमने इस अवसर का लाभ उठाया। आपने एक विशेष बात का उल्लेख किया, तो अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़ी समस्याएं, क्षेत्र की समस्याओं का तो आपने उल्लेख किया। आपने ये भी बताया कि आपके अन्य सहयोगियों से संबंधित, उनके क्षेत्र से संबंधित सवाल भी रखा आपने। ये दर्शाता है कि आप एक टीम प्लेयर हैं और ये टीम प्लेयर वाली भावना खिलाड़ियों में ही होती है। शुरू से आप संगठन से जुड़े रहे तो वो भी खेल प्रकोष्ठ में विभिन्न पदों पर आपकी भूमिका रही। पद पर आने के बाद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, लेकिन शुरुआती दिनों के संघर्ष के बारे में लोग कम जानते हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, मैं प्रारंभ से फुटबॉल का प्लेयर में रहा हूँ और मैं बैक स्टॉपर खेलता था।
ये बात सही है कि मैं गुमनाम प्लेयर हो गया, मतलब मुझे कोई वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने का मौका नहीं मिला। फिर 2002 में मेरे अंदर ये भावना आई, जब लालू प्रसाद यादव 2000 में बिहार के क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बन गए, जी। तो मेरे मन में ये भाव आया कि लालू जी तो गिल्ली डंडा के एक्सपर्ट हो सकते हैं, ये क्रिकेट के एक्सपर्ट कब से हो गए। और तब हमने 2002, मुझे आज भी वो दिन याद है, 8 फरवरी 2002 को हमने बिहार में लालू जी से पैरेलल क्रिकेट संगठन खड़ा किया। और तब मैं बिहार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गठित और क्रीड़ा प्रकोष्ठ का मैं पदाधिकारी हुआ करता था जी। और वहीं से प्रेरणा मिली। श्रद्धेय कैलाशपति मिश्रा जी हम लोगों को सिखाते थे कि व्यक्ति अनुशासन का प्रथम पाठ खेल के मैदान से सीखता है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें हमको प्रभावित करती थी। स्वामी विवेकानंद जी को हम पढ़ते थे, संघ की शाखा में जाने का अभ्यास रहा। तो कुल मिलाकर के कैसे खेलते खेलते अपने शरीर का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण हम कर सकते हैं संगठन के माध्यम से, वो प्रेरणा व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का सफ़र ये संघ की शाखा से भी मिलता है। और मैं स्वभाव से भी टीम भावना वाला व्यक्ति हूँ। मैंने क्रिकेट संघ बनाया, रातों रात हमने बिहार के 38 जिलों में अपना संगठन खड़ा किया और 4,500 से ज़्यादा क्रिकेट का मैच हमने बिहार में कराया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब कोसी की त्रासदी आई थी तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को क्रिकेट का खेल करा करके और हमने 20 लाख रुपया और हमने सीएम रिलीफ फंड में दिया था जी। तो ये चीज़ें हमको प्रभावित करती है हमेशा, सोशल वर्क करना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना, बाकी चीज़ें करना। और हर वर्ग से, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने इस विधानसभा में मूक बधिर बच्चों के लिए भी जो पढ़ाई होती है, स्पेशल टीचर की बहाली होती है, आज तक कभी हुई ही नहीं जी। उसका भी विषय हमने उठाया और उस पर सरकार का जवाब बहुत अच्छा आया और अब तो बहाली की प्रक्रिया शुरू है। चलिए, बिल्कुल। तो अब काम काफ़ी तेज़ गति से हो रहा है और नई सरकार जल्दी स्वरूप लेगी तो उसमें भी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे और कुछ पर्दे के पीछे और कुछ पर्दे के सामने मंच की बात हम मिथिलेश जी के साथ करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं मिथिलेश जी, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। मिथिलेश जी, मैदान का खेल और मंच का सियासी खेल कितना एक जैसा है या कितना अलग है, क्या लगता है आपको? देखिए, सियासी खेल भी अगर मैदान के खेल जैसा हो जाए तो कोई अंतर ही नहीं रहेगा। जब हम लोग ग्राउंड में खेलते थे तो वहाँ न जात पात, ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं, टीम स्पिरिट रहती थी। और ग्राउंड के खेल से हमारे देश के पॉलिटिशियन को सीखना चाहिए कि अगर टीम स्पिरिट सीखना है तो खेल के मैदान में जाना पड़ेगा, कमिटमेंट सीखना है तो खेल के मैदान में जाना पड़ेगा। जीत हार तो होते ही रहती है, लेकिन लड़ाई लड़ने का अगर अभ्यास और लड़ाई लड़ने का संकल्प, जीतने का संकल्प कहीं से मिलता है तो खेल के मैदान से मिलता है। मैं मानता हूँ कि खेल के मैदान में कोई रीटेक नहीं होता है। बिल्कुल। और सत्ता के मैदान में जब हम सब खेलते हैं तो यहाँ अनेकों रीटेक हैं। हम एक बार कुछ गलती कर बैठे तो उसको हम सुधार सकते हैं, लेकिन खेल में आपके पास अवसर नहीं मिलता है। आपके सामने है, जो परफॉर्म आप करिएगा वही आपके अकाउंट में जाएगा। और आजकल तो राजनीति में जो कोई परफॉर्म नहीं करता है वो भी कुछ अच्छा ग्रेडिंग लेके चला जाता है। लेकिन आप तो परफॉर्म करने वालों में हैं, पर्दे के पीछे आप महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं, संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर और कई राज्यों में चुनावी गतिविधियों और बड़े बड़े आयोजनों में आपकी महती भूमिका रही है। भले ही लोग इस बारे में कम जानते हों, लेकिन हम जानना चाहते हैं आपसे कि जब आप इतने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, संगठन ने आपको फ्रंट फुट पे खेलने का मौका दिया है, तो अब हम उम्मीद करें कि नई सरकार में भी कुछ फ्रंट फुट पे आप चौके छक्के लगाते दिखेंगे। देखिए, हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने तो हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रेरणा लेकर और हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए। और हमारे लिए उसी समय से राष्ट्र प्रथम का नारा हम लोग लेकर के और दिन रात हम लोग काम करते हैं। कभी अपने लिए नहीं सोचते कि हमारा क्या होगा। हमारे लिए सोचने वाले संगठन में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो हम लोगों के लिए सोचते रहते हैं। हमारा एक कार्यकर्ता के नाते हमारा काम है लगातार काम करना, और हमारी क्या भूमिका होगी वो हमारे ऊपर बैठे हुए लोग तय करते हैं। इसलिए कभी आप मेरे मन में ये भाव नहीं देखिएगा कि मुझे मंत्रिमंडल मिल जाए, मुझे पार्टी प्रेसिडेंट का पद मिल जाए। मैं इसके लिए काम करता भी नहीं हूँ।
मैं पार्टी में काम करता हूँ, पार्टी जो जिम्मेवारी देती है उसमें काम करता रहता हूँ और मुझे बहुत संतुष्टि है। जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि पार्टी हमारे काम से खुश नहीं है, पार्टी हमसे आगे काम नहीं लेना चाहती है, उस दिन फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य में लग जाएंगे, सामाजिक कार्य में लग जाएंगे। लेकिन हमारा एक चीज़ तय है, जीवन में एक ही दल, जीवन के बाद पता नहीं अगला जन्म कौन होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इस जीवन में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही मेरे लिए संकल्प है मेरा, और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कुछ भी नहीं। राष्ट्र सेवा में समर्पित हैं तो माँ भारती आपको अपनी सेवा में लगाए रखेंगे, चाहे इस जन्म में हो या आगे के जन्मों की बात हो। लेकिन हम फिलहाल ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अब गठबंधन वही है, सरकार का स्वरूप बदलेगा, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने ये दायित्व है कि नीतीश कुमार के कामों को पूरा करते हुए एक लंबी रेखा विकास की खींचनी है। तो कितना चुनौतीपूर्ण है या कितना वो और लोगों के सहयोग से संभव देख रहे हैं? देखिए, हर जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण होता है। मैं मानता हूं कि किसी भी जिम्मेवारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। माननीय सम्राट जी एक सुलझे हुए लीडर हैं, उनके सामने अनुभवों का आकाश है और आगे के दिनों में उनको काम करने का राह उन्होंने खुद चुना है और उनको राह दिखाया है माननीय नीतीश कुमार जी ने। और चूंकि हमारी जो पार्टी है इसमें कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं करता है, हमारी पार्टी का सिस्टम ऐसा है कि एक व्यक्ति दिखता जरूर है लेकिन एक बहुत बड़ा समूह है जो काम करता है। तो इसलिए हमारे यहाँ कोई बाएं दाएं बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है और ये भी नहीं सोचने की ज़रूरत है कि रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट अच्छा होगा। माननीय सम्राट जी सफल होंगे और जहाँ नीतीश कुमार जी ने बिहार को लाके छोड़ा है वहाँ से बहुत आगे बिहार को लेके जाएंगे और सम्राट जी सफल होंगे, इसका मुझे बहुत ज़बरदस्त विश्वास है। और हम सब लोग एक कार्यकर्ता की भांति उनके पीछे खड़े हैं और उनके बिहार के नवनिर्माण के लिए जो कार्य बाकी है उसको पूरा करने का संकल्प हम सब ले चुके हैं और सिद्धि पर पहुंचाना है, विकसित बिहार बनाना है, ताकि मोदी जी विकसित भारत बनाना चाहते हैं। मिथिलेश जी, आपने संगठन और गठबंधन के संकल्प की बात की, हम आपके संकल्प के बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा संकल्प साफ है, अगर हम अपने जीवन में दूसरों के काम नहीं आए तो उसका कोई मतलब नहीं है इस जीवन का। आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने हम लोगों को सिखाया है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय, और यही हमारा मेन काम है। हम उस कंस्टिट्यूएंसी से जीत के आते हैं जहाँ से कभी हमारे वर्ग का व्यक्ति नहीं सोच सकता, क्योंकि जातीय समीकरण जो बिहार में आजकल बड़ा फैक्टर है। लेकिन मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं जिस असेंबली से जीत के आता हूँ वहाँ हर वर्ग के लोग मुझे प्यार करते हैं और मैं भी उनके सुख दुख में और उनके भावना के साथ में खड़ा रहता हूँ। तो मेरे मन में एक भाव है कि जो समाज का सबसे पिछड़ा व्यक्ति है उसको उसका उंगली पकड़ के उसको आगे ले आना, यही काम है मेन, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। जब तक पीछे छूट गए लोग आगे नहीं आएंगे तब तक देश का कल्याण नहीं होगा, देश बढ़ेगा नहीं आगे। और जब तक कोई एक तबका के मन में ये भाव रहेगा कि हम बहुत पीछे छूट गए, हमारा विकास नहीं हो रहा है, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। मतलब हम ये समझ पा रहे हैं आपसे बातचीत करके कि संगठन की विचारधारा आप में गहरी छाप पे छोड़े हुए हैं, अंत्योदय की बात कर रहे हैं, आप विस्तार से कर रहे हैं। चलिए हम एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे, मिथिलेश जी से थोड़ी और बातचीत होगी, बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम मिथिलेश जी से बात कर रहे हैं, मंच के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते रहे हैं और अब फ्रंट फुट पर बैटिंग करने के अवसर क्या संगठन में इनकी भूमिका को, इनके जिम्मेदारियों के निर्वहन को लेकर जो इनका समर्पण है उसे देखकर दिया जा सकता है। इसकी चर्चा जोर शोर से है क्योंकि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद हम आपको याद दिला दें कि हमने ये खबरें भी देखी थी और खबरों पर चर्चा भी की थी कि मिथिलेश तिवारी भी एक नाम है जो लिस्ट में हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सीएम पद के दावेदार हैं। मिथिलेश जी, इस तरह की चर्चा होती रहती है। अब मीडिया है, मसाला तो चाहिए होता है, लेकिन उन चर्चाओं में कहते हैं ना कहीं आग तो होगी तब तो धुआं उठ रहा है। संगठन की नज़र आप पर है, इस बात से इनकार नहीं है। नहीं, देखिए, पार्टी संगठन का ध्यान हमेशा रहता है। मैं 4 बार विधानसभा लड़ा हूँ। मैं 2005 के फरवरी में मुझे पहला बार विधानसभा का टिकट मिला, जब मैं मात्र 25-26 साल का था।
ये और बात है कि गठबंधन की राजनीति के कारण मेरा सीट ही गठबंधन में चला गया, तो मैं 10 साल चुनाव लड़ने से वंचित रह गया। लेकिन उसके बाद जब गठबंधन टूटे और गठबंधन टूटने के बाद मैं चुनाव लड़ना शुरू किया, तो आप उसके बाद मैं लगातार चुनाव लड़ता रहा और हमारी पार्टी ने हमेशा हमारी चिंता की। आपने देखा होगा 2024 में मुझे बक्सर से लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया, तो मुझे पार्टी नेतृत्व का हमेशा ध्यान रहता है और हमारा पार्टी नेतृत्व हमारे लिए हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं और वो हमारे अभिभावक हैं। निश्चित रूप से सभी नेताओं का ध्यान रहता है, उसको लेकर के कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग बीच बीच में जो खबर चलाते रहते हैं उसका असर जनता पर पड़ता है जी। और जब कुछ अच्छा होता है तो जनता झूम जाती है और जब कुछ नहीं होता है तो वही जनता में मायूसी हो जाती है। तो ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा काम हम लोगों के हाथ में आ जाता है। अच्छा। बाकी हम लोगों के मन में कुछ नहीं है, हम मंत्री रहें संतरी रहें सब दिन एक समान है। और जब भी किसी के दिमाग में मंत्री घुसा, समझिए वो राजनीति करने लायक नहीं रहेगा। तो हम लोगों के मन में होता ही नहीं है कुछ ये भाव। जो पार्टी काम देती है उसको हम लोग करते हैं और पार्टी का काम करना ही असली काम है। पार्टी विल डिसाइड कि व्हाट यू डू। पब्लिक चाहेगी तो पार्टी भी मजबूर होगी करने के लिए। चलिए, राजनीति का एक सिद्धांत है कि विपक्ष अगर कमज़ोर होता है तो शासन संचालन में जो लोग होते हैं वो निरंकुश हो जाते हैं, मनमर्जी करने लगते हैं। क्या एनडीए गठबंधन पर भी ये आरोप? अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, आप जो पूछ रहे हैं, तो मैं तो सत्ताधारी दल का विधायक हूँ। मैंने विधानसभा में जितने प्रश्न पूछे अपने पार्टी के और हमारे गठबंधन दल के मंत्रियों से ही पूछे। तो चूंकि विपक्ष दिशा विहीन है, अभी एक कोने में सिमट गया है और विपक्ष को समझ में नहीं आगे करना क्या है, तो विपक्ष का काम भी हम ही कर रहे हैं। हम अपनी सरकार को जगा रहे हैं, जबकि ये काम उनका था। तो हमने तो जनता के सवालों को लेकर के हमने इसकी चिंता नहीं की कि हमारी पार्टी की सरकार है। हमने फ्लोर ऑफ द हाउस, हमने अपने सरकार के मंत्रियों से भी वैसे ही सवाल पूछे जैसे विपक्ष का विधायक अपने मंत्रियों से सवाल पूछता है। चलिए, तो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जनसेवा के लिए समर्पित हैं। अब बिल्कुल कुछ समसामयिक विषयों पर बातचीत कर लेते हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ। विपक्ष कह रही है कि सरकार राजनीतिक लाभ के लिए कुछ राज्यों में जो चुनाव हो रहा है ये प्रदर्शन कर रही थी, संसद का उपयोग कर रही थी। देखिए, बिहार का विपक्ष हो या देश का विपक्ष हो, सब दिशा विहीन है, कन्फ्यूज हैं कि मोदी जी का सामना कैसे करेंगे। और इनके पास न बुद्धि है न विवेक है, उनको कब क्या निर्णय लेना चाहिए उनको ये समझ भी नहीं है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि भाई एक बात ध्यान रखिएगा, हम नारी को, मातृशक्ति को हम दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का संज्ञा देते हैं। और जब भी कुछ मांगना होता है, धन मांगना है तो लक्ष्मी की आराधना करते हैं, शक्ति मांगना है तो दुर्गा की आराधना करते हैं, और उसके बाद विद्या मांगना है, ज्ञान मांगना है तो सरस्वती की आराधना करते हैं। और वही सरस्वती अभी मातृशक्ति के रूप में हैं। माननीय मोदी जी चाहते हैं कि ये जिस प्रकार घर संभालती हैं उस तरह संसद संभालें, और इसीलिए 33% का आरक्षण उनको देना चाहते थे। और ये लोग ऐसा उदाहरण दे करके इसको रोक दिया जो एकदम समझ से परे है। भाई 33% तो आरक्षित हो जाएगा और उसके बाद अनारक्षित सीट पर भी लड़ना हो तो किस महिला को कौन रोकने जा रहा है। आज भी माननीय सम्राट चौधरी जी विधानसभा में जो बयान दे रहे थे उसमें उन्होंने तो यही कहा कि हमारे यहाँ जो अभी 29 महिलाएं विधायक बन करके बैठी हैं, इसमें 90% से ज़्यादा तो ओबीसी, बीसी समाज के और एससी समाज के हैं। तो आप क्यों इनको आप बैरियर लगा रहे हो आरक्षण का। तो इस नाते हमारी 20 साल हो गया, परिसीमन भी होना चाहिए और महिला आरक्षण भी होना चाहिए। और जो लोग इसके विरोध में हैं, आप देख लीजिएगा एक दिन ऐसा आएगा कि इनका कोई हाल चाल पूछने वाला भी नहीं होगा और राजनीति में ये सिफर पर चले जाएंगे और आप देखिएगा राजनीति से इनका नामो निशान मिट जाएगा। चलिए, वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, लेकिन सबकी नज़र पश्चिम बंगाल पर है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बिहार के कई नेता पश्चिम बंगाल में कैंप किए हुए हैं। देखिए, बंगाल के लोगों का भी मानना है कि अब मोदी के साथ चलना है जी। और ममता बनर्जी, जिनको हम लोग बड़ा प्यार से दीदी कहा करते थे, अब उनका नाम बदल गया, ममता बानो हो गया। तो इस बार ममता बानो की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। यह वहाँ के वोटिंग ट्रेंड भी बता रहे हैं और जो लोग डर से नहीं बोलते थे वो ऑन कैमरा आकर के बयान दे रहे हैं।
और 90% प्लस वोटिंग का मतलब ही है सरकार के खिलाफ आंधी है, सुनामी में बह जाएगी ममता बनर्जी, और भारतीय जनता पार्टी उसी प्रकार आएगी जैसे भाजपा यूपी में और बिहार में आई है। चलिए मिथिलेश जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है, हमारे साथ इतने विषयों पर बातचीत की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कामना करते हैं कि सवाल पूछने का रिकॉर्ड आप आगे भी कायम रखेंगे, और जनता जो आपसे संगठन के माध्यम से अपील करती है तो संगठन उस पर भी ध्यान रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ मिथिलेश तिवारी जी, हमारे साथ इस खास पेशकश में फ़िलहाल के लिए इतना ही। कशिश न्यूज़ में आगे हम किसी और ख़ास शख्सियत के साथ फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।